तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस सीरीज के पहले पार्ट में काफी इंटरेस्ट आया होगा, जिसमें मैंने इस सीरीज के शुरू के 5 एपिसोड्स को कवर किया था। इसलिए आज मैं आपके सामने आगे के 4 एपिसोड्स लेकर आया हूं, जो आपको इस सीरीज के सबसे बेहतरीन मोड़ पर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में लिंक है, इसलिए पहले आप उसे देखिए ताकि इस सीरीज का पूरा मजा ले सको। खैर, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही सीरीज आप देखते जाओ। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट अपनी छवि सुधारने के लिए डिपार्टमेंट क्यू की शुरुआत करते हैं, जिसमें पुलिस पुराने पेंडिंग केसेस को सॉल्व करने वाली थी। इस डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया कार्ल को, जिसने अपने असिस्टेंट अकरम के साथ मिलकर 4 साल पुराने केस को चुना, जो एक महिला वकील मैरिट का मिसिंग केस था। लेकिन इस केस ने पूरे डिपार्टमेंट की नींद हराम करके रखी है। पर ऐसा क्यों है, ये आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा। तो 6th एपिसोड की शुरुआत पास्ट के एक सीन से होती है, जहां मैरिट क्रिस्टी पर हुए हमले के बारे में पता चलते ही सैम को मिलने के लिए बुलाती है। फिर वो सैम को क्रिस्टी के साथ हुई पूरी घटना बताती है और सैम ये सुनकर कहता है कि ऐसा होना तभी पॉसिबल है जब कोई खबरी फिंच को इस बारे में खबर दे। इसलिए जरूर तुम्हारे ऑफिस से कोई फिंच के साथ मिला हुआ है और उसी ने क्रिस्टी के बारे में भी बताया होगा। फिर सैम पूछता है, क्या कोई तुम्हें ईमेल्स से ब्लैकमेल कर रहा है? तो मैरिट इस पर चुप रहती है, पर उसकी चुप्पी से सैम को अंदाजा हो जाता है कि मैरिट के साथ कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है और कोई उसे धमका रहा है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम कार्ल और अकरम को देखते हैं, जो फिंच के ऑफिस के बाहर होते हैं। तभी कार्ल के पास फेरगस का फोन आता है, जो उसे कहता है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। दोस्तों, फेरगस वही आदमी है जिसने 4 साल पहले मैरिट के केस को हैंडल किया था। अब कार्ल जल्दी से उसके पास पहुंचता है, जहां फेरगस उसे बताता है कि मेरे पास 3 लोग आए थे जिन्होंने मुझे बुरी तरह से पीटा। ऊपर से जाते जाते वो मुझे धमका कर गए हैं कि मैं मैरिट के केस की जानकारी किसी को ना दूं। वो कहता है कि तुमसे बात करने के बाद से ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। तो कार्ल ये सुनकर समझता है कि इसका मतलब कोई तो है जो नहीं चाहता कि हम मैरिट का केस फिर से खोलें। इसके बाद वो अकरम को लेकर वापस पुलिस स्टेशन लौट आता है, जहां मोरा उसे बताती है कि हमने तुम्हारे केस से जुड़े कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, इसलिए अब तुम्हें ही उनमें से किसी एक की पहचान करनी होगी कि उस घर में तुम लोगों पर किसने गोलियां चलाई थी। ये सुनकर कार्ल कहता है कि मैंने तो सिर्फ उनकी आंखें देखी थी, आखिर मैं उन्हें कैसे पहचान पाऊंगा? तो मोरा कहती है कि तुम पहचान लोगे, इसलिए जब टाइम मिले तो आ जाना। इसके बाद कार्ल उसी घर में जाता है जहां उसके साथ साथ उसके दोस्त और कलीग हार्डी और उस नए ऑफिसर एंडरसन पर जानलेवा हमला हुआ था। फिर हम देखते हैं कि कार्ल जमीन पर लेटकर उसी कातिल के बारे में सोचता है कि वो कैसा दिखता था और उस दिन एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। तभी इतने में वहां विल्सन और क्लार्क भी आ जाते हैं। ये दोनों वही हैं जो डिटेक्टिव लोगन के साथ कार्ल के ऊपर हुए हमले के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि रूल के हिसाब से कोई आदमी अपने खुद के केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। इसलिए कार्ल सिर्फ मैरिट वाले 4 साल पुराने केस पर काम कर रहा है, जबकि डिपार्टमेंट का एक दूसरा डिटेक्टिव लोगन हाल ही में कार्ल पर हुए हमले के केस की जांच कर रहा है, जिसमें विल्सन और क्लार्क उसके असिस्टेंट हैं। कार्ल उन दोनों से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो दोनों बताते हैं कि हम एक बार फिर से यहाँ तलाशी लेने आए हैं, शायद कोई सुराग ना छूट गया हो। तभी विल्सन कहती है कि तुम सही सोच रहे थे, वो कातिल पहले से घर में छुपा हुआ था। ऊपर से एलन सिर्फ एक मामूली चोर था, तो उसे मारकर कातिल को कोई फायदा नहीं होता। लेकिन तभी कार्ल उन्हें समझाता है कि एलन चोर नहीं बल्कि पुलिस का खुफिया खबरी था। और ये बात मुझे तब पता चली जब मीडिया में केस की खबर दी गई, क्योंकि वहां एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा था कि एलन पुलिस का खबरी था, क्या ये बात आपको पता थी? कार्ल कहता है कि मेरी तबीयत उस दिन इसीलिए खराब हुई थी क्योंकि मुझे तो एलन का नाम पहली बार उसी से पता चला था। यहाँ तक कि एंडरसन ने भी हमले से पहले उसके बारे में नहीं बताया था, जबकि उसे इस बारे में जरूर पता होगा। फिर कार्ल कहता है कि एक काम करो, इस एंडरसन और एलन के बीच का कोई कनेक्शन जरूर है, इसलिए तुम दोनों पुलिस स्टेशन जाकर एलन के बारे में फिर से छानबीन करो। इसके बाद क्लार्क ऑफिस लौटता है, जहां वो अपनी टीम के साथ बैठकर लियाम से क्रिस्टी के बारे में पूछता है। यहाँ कार्ल उसे बताता है कि क्रिस्टी फिंच के खिलाफ गवाही देने वाली थी, लेकिन मैरिट ने उसे कोर्ट में पेश किया ही नहीं। क्या इस बारे में तुम्हें पता है? तो लियाम उससे मना करता है कि मैं तो क्रिस्टी को जानता ही नहीं और मैरिट ने भी कभी नहीं बताया। फिर कार्ल कहता है, भले तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे ऑफिस से किसी ने फिंच को क्रिस्टी की जानकारी दी थी। तभी थोड़ी देर पूछताछ के बाद कार्ल को स्टीफन पर शक होने लगता है,
क्योंकि बिना स्टीफन की इजाजत के मैरिट कोई भी फैसला नहीं ले सकती थी। इसलिए हो सकता था कि क्रिस्टी को ऐन वक्त पर गवाही से दूर रखने का डिसीजन स्टीफन का हो। खैर, अब अगले सीन में हम जैस्पर को देखते हैं, जो कार्ल के कहने पर उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आया था। असल में कार्ल ने उसे इसलिए बुलाया था ताकि दोनों बात करके अपना रिश्ता सुधार सके। लेकिन कार्ल के आने से पहले फिट्स नाम का एक आदमी जैस्पर के पास आता है और उससे कहता है कि सुनो बच्चे, मैं एक खतरनाक आदमी के लिए काम करता हूँ जो तुम्हारे बाप से इस वक्त बहुत नाराज है। इसलिए जब वो आए तो उसे बता देना कि अगर मेरे बॉस को और परेशान किया तो नतीजा बुरा होगा, इतना बुरा कि तुम भी उसकी चपेट में आ जाओगे। ये सुनकर जैस्पर सहम जाता है और जैसे ही फिट्स वहां से जाने लगता है तो तभी कार्ल भी वहां पहुंचकर उसे जैस्पर के पास से उठते हुए देख लेता है। ये देखकर कार्ल समझ जाता है कि ये जैस्पर को धमकाने आया होगा। इसलिए वो सीधा जाकर फिट्स को बुरी तरह से पीटता है और उससे कहता है कि जाकर फिंच से कह देना अगली बार बात करनी है तो मुझे डायरेक्ट मिले। अगर मेरी फैमिली तक पहुंचा तो उसके खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। अपने पिता का ये रूप देखकर जैस्पर समझ जाता है कि कार्ल को अपने परिवार की सच में फिक्र है, लेकिन वो अपने पिता के लिए फिक्रमंद भी था, क्योंकि पिछले हमले में गले में गोली लगने के बावजूद कार्ल जैसे तैसे बच आया था। लेकिन इस सब से एक चीज तो साफ थी कि फिंच कुछ ऐसा छुपा रहा था जो वो चाहता था कि किसी के सामने ना आए। इसके बाद अगले सीन में हम हार्डी और रोज को देखते हैं, जहां हार्डी उसे एक अहम बात बता रहा होता है। वो उसे कहता है कि मैं मैरिट के गायब होने से 2 हफ्ते पहले के सारे क्राइम रिकॉर्ड्स को चेक कर रहा था और तभी मुझे एक अजीब बात पता चली। असल में उस वक्त इसी हॉस्पिटल में नेड नाम का एक आदमी भर्ती हुआ था, जिसको जूलिया नाम की लड़की की कार से टक्कर लगी थी और उससे उसके दोनों पैर खराब हो गए थे। अब रोज पूछती है कि इसमें अजीब क्या है, तो हार्डी कहता है अजीब यह है कि जूलिया को उस केस के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि उसने बयान दिया कि किसी दूसरी कार ने पहले उसे टक्कर मारी, जिसके बाद उसकी टक्कर नेड को लग गई और वो हादसा हो गया। अब उस वक्त पुलिस को ये सब मानना पड़ा, क्योंकि वहां पर गवाह कम थे जो उस केस को लेकर गवाही दे सके। लेकिन मुझे लगता है जूलिया ने पुलिस को सच नहीं बताया, वो भी अपनी जान बचाने के लिए। अब रोज पूछती है कि तुम्हें जूलिया पर शक क्यों है, कि उसने झूठ बोला होगा, और वैसे उसका मैरिट के केस से क्या लेना देना है। तो हार्डी बताता है कि जूलिया और कोई नहीं बल्कि मैरिट के सुपरवाइजर स्टीफन की बेटी थी, और क्योंकि उस वक्त मैरिट फिंच का केस लड़ रही थी, इसलिए फिंच के आदमी ने स्टीफन को डराने के लिए उसकी बेटी को मारने की धमकी दी होगी। और फिर अपनी बेटी को बचाने के लिए स्टीफन ने मैरिट से कहा होगा कि क्रिस्टी को कोर्ट में पेश मत करो। इस तरह मैरिट ने स्टीफन की बात मानी और क्रिस्टी को धोखा दे दिया। ये सुनकर रोज के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा था तो अब उनके पास एक बहुत बड़ा सुराग था। फिर अगले सीन में हम रोज और विल्सन को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं। वहां उन्हें फुटेज में दिखता है कि कार्ल ने जब फिट्स को सड़क पर पीट कर छोड़ा था तो तभी वहां एक कार आकर फिट्स को ले गई थी। ये देखकर रोज समझ जाती है कि ये फिंच की चाल थी, ताकि मीडिया में इस मारपीट की खबर को फैलाकर वो कार्ल को इस केस से हटवा सके। तभी उस फुटेज में विल्सन उस कार का नंबर प्लेट चेक करती है जो फिट्स को लेने आई थी। इसके बाद अकरम और रोज उस नंबर प्लेट पर रजिस्टर्ड एड्रेस पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें वही कार वाला आदमी मिल जाता है। अब अकरम उसे मारता है तो वो सच उगल देता है। वहीं दूसरी तरफ मोरा कार्ल को अपने ऑफिस में बुलाकर मारपीट के लिए डांटती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। हमने तुम्हें डिपार्टमेंट क्यू का हेड बनाया ताकि डिपार्टमेंट की छवि सुधर सके, और ये सब करके तो उल्टा तुम हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। लेकिन तभी रोज और अकरम वहां आ जाते हैं। फिर रोज उसे बताती है कि वो कार वाला आदमी फिंच के लिए काम करता था। हमने उससे पूछताछ कर ली है जिसमें उसने सच उगल दिया है। तो ये सुनकर मोरा कहती है कि फिर फिंच से जाकर पूछताछ करो, तुम्हें इंतजार किसका है। तो कार्ल उसे बताता है कि मैरिट का सैम नाम के रिपोर्टर के साथ अच्छा उठना बैठना था, जबकि सैम क्राउन ऑफिस के करप्शन की जानकारी जुटा रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मैरिट के गायब होने से ठीक एक दिन पहले सैम की भी मौत हो गई, और मुझे लगता है कि उस मौत में भी किसी की साजिश शामिल है। अब मोरा कहती है कि इसका मतलब क्राउन ऑफिस का कोई आदमी मैरिट की किडनैपिंग में शामिल है और वही सैम की मौत के लिए भी जिम्मेदार है। तो कार्ल कहता है कि फिलहाल मुझे स्टीफन पर पूरा शक है, क्योंकि फिंच से उसका कनेक्शन हमें पता चल चुका है, इसलिए हमें उससे पूछताछ करनी होगी। अब कार्ल इसके आगे कुछ बोल पाता, इतने में डिटेक्टिव लोगन वहां पर आ जाता है। इसके बाद लोगन मोरा के साथ कार्ल को कातिल की पहचान के लिए लेकर जाता है, लेकिन वहां जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कार्ल कहता है कि जिस कातिल को हम ढूंढ रहे हैं वो इनमें से कोई नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है, जहां हम मैरिट को उसी चैम्बर में देखते हैं।
वहां वो बूढ़ी औरत किसी मशीन के जरिए उसे खाना दे रही होती है, लेकिन तभी उस मशीन में कोई खराबी आ जाती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत अपने बेटे से कहती है कि मैंने कितनी बार कहा है ये मशीन ठीक करवा लो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। अब मैरिट भी खड़ी खड़ी उसकी बातें सुन रही होती है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है शायद वहां से बाहर निकलने का। और इसी सस्पेंस के साथ ये 6th एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब 6th एपिसोड की शुरुआत कार्ल और अक्रम से होती है, जहां वो दोनों स्टीफन से सच्चाई जानने के लिए उसके ऑफिस पहुंचते हैं। अब कार्ल उससे सीधे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है, वो तुम ही थे जिसके कहने पर मैरिट ने क्रिस्टी को कोर्ट में गवाही के लिए पेश नहीं किया। ये सुनकर स्टीफन घबराकर जवाब देता है कि आखिर मैं अपना ही केस क्यों खराब करूंगा, क्योंकि मैरिट तो मेरे लिए ही काम करती थी। जिस पर अक्रम कहता है कि अगर बात तुम्हारी बेटी की जान पर आ जाए तो तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि हमें पता चला है फिंच ने तुम्हारी बेटी जूलिया का एक्सीडेंट करवाया था ताकि वो तुम्हें ब्लैकमेल करके मैरिट पर दबाव बनवा सके और मैरिट तुम्हारे दबाव में क्रिस्टी को उस केस से दूर कर सके। ये जानते ही स्टीफन डरी आवाज में कहता है कि जिसे सच्चाई पता थी अब वो हमारे बीच में नहीं है, इसलिए अब तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कार्ल मुस्कुराता है और कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, क्योंकि अगर मैरिट जिंदा है तो मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, और अगर वो मिल गई ना तो तुम अपनी सजा के लिए तैयार रहना। फिर अगले सीन में हम मैरिट को देखते हैं जो चैम्बर में बैठकर अपने पहले प्यार हैरी के बारे में सोच रही होती है। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां मैरिट हैरी के साथ परिवार की बातें कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि हैरी का छोटा भाई लायल भी वहां आता है, जो उससे कहता है कि चलो माँ ने घर पर बुलाया है, जल्दी पहुंचो वरना वो नाराज हो जाएंगी। फिर थोड़ी देर बाद में विलियम भी आ जाता है, जो उस समय पूरी तरह से ठीक था। अब ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी लायल मैरिट से कहता है कि शायद तुम्हारे पापा आ गए। फिर जेमी घर में घुसते ही हैरी और लायल को देख लेता है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो उन्हें घर से भगा देता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में लौटती है, जहां कार्ल और अक्रम गोल्फ क्लब में पहुंचते हैं फिंच से मिलने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद फिंच अपने वकील रॉबी के साथ गेम खत्म करके उनके पास आता है, जहां कार्ल उससे कहता है कि हमें तुम्हारी करतूतें पता चल गई हैं। तुमने ही फेरगस को मुझसे पिटवाया और मेरे बेटे जैस्पर को धमकाया। इतना ही नहीं, स्टीफन की बेटी जूलिया का एक्सीडेंट भी तुमने ही करवाया था ताकि तुम उस पर दबाव डाल सको, और शायद वो मैसेज भी तुम ही मैरिट को भेज रहे थे ताकि वो और ज्यादा डर जाए। और आखिर में जैसा तुम चाहते थे वही हुआ। स्टीफन ने मैरिट को रोका, मैरिट ने क्रिस्टी को रोका, और फिर क्रिस्टी को मारने का प्लान भी तुम्हारा था। ये सब सुनकर फिंच हंसता है और कहता है कि ये सब साबित करने के लिए तुम्हारे पास सबूत नहीं है, बस कहानी है। तो कार्ल जवाब देता है कि हमने तुम्हारे एक आदमी की अच्छे से खातिरदारी की है और उसने सारे राज खोल दिए, इसलिए तुम खुद का बचाव मत करो। इतने में रॉबी कहता है कि अगर पूछताछ करनी है तो कोर्ट में करना, क्योंकि अभी तुम फिंच को परेशान नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। लेकिन कार्ल फिर भी बिना परवाह किए फिंच से पूछता है कि क्या तुमने मैरिट को किडनैप किया था? तो फिंच कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, और जरा दिमाग लगाओ, मैं तो आजाद हो चुका था, फिर मैं क्रिस्टी को नुकसान क्यों पहुंचाता? तो कार्ल कहता है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि सैम नाम का जर्नलिस्ट क्राउन ऑफिस के करप्शन की जांच कर रहा था, और अगर उसका वो काम पूरा हो जाता तो तुम्हारा नाम भी सामने आता। ऊपर से हमें पता चलता है कि सैम मैरिट के गायब होने से ठीक 1 दिन पहले मारा गया, और वो तुम्हारी हर सुनवाई में आता था, जिससे साफ हो जाता है कि वो तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ तो जान गया होगा। अब ये सुनकर रॉबी कहता है, हाँ सैम हर सुनवाई में आता था, लेकिन फिंच ने उसे नहीं मारा, बल्कि उल्टा सैम ने ही उसे क्रिस्टी की जानकारी दी, जिसके बदले में उसने कुछ नहीं मांगा। ये सुनकर कार्ल हैरान रह जाता है कि सैम तो मैरिट की तरफ था, फिर उसने फिंच की मदद क्यों की? खैर, अब कार्ल और अक्रम वहां से निकल जाते हैं, और तभी उनके पास डेनिस नाम के रिपोर्टर का फोन आता है। डेनिस उनसे कहता है कि तुम गलत जगह छानबीन कर रहे हो, इसलिए मैंने एक वीडियो भेजी है, पहले उसे देखो, और अगर वो तुम्हें काम की लगी तो मिलने आ जाना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैरिट उसी चैम्बर में खाना खा रही होती है, और तभी अचानक उसका दांत टूटकर अटक जाता है। फिर वो उस बूढ़ी औरत के बेटे से डॉक्टर को बुलाने की गुजारिश करती है, लेकिन बदले में वो उसे एक टूल दे देता है और कहता है कि इससे अपना दांत निकाल लो, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आने वाला। इधर कार्ल और अक्रम डेनिस की भेजी वीडियो देख रहे होते हैं, जिसमें 17 साल का सैम गॉड हेवन नाम की जगह पर अपना बयान दे रहा होता है। असल में गॉड हेवन बिगड़ैल बच्चों को सुधारने की जगह थी। सैम उस वीडियो में कह रहा था कि मैंने एक लड़के को बुरी तरह से मारा, वो हमेशा मेरा पीछा करता था, शायद वो मुझे अपना भाई समझने लगा, इसलिए उसकी गलत फहमी को दूर करने के लिए मैंने उसे मारा।
अब ये देखकर कार्ल और अकरम हैरान रह जाते हैं। अब वीडियो खत्म होने के बाद कार्ल तुरंत डेनिस के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि सैम की ये वीडियो तुम्हें कहां से मिली? हमें तो अब तक इससे जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला था। तो डेनिस बताता है कि मैं सैम को अच्छे से जानता था, इसलिए मैंने उसकी मौत के बाद उसके कंप्यूटर को हैक करके ये वीडियो चुराई थी। कार्ल आगे पूछता है, इस वीडियो से हम मैरिट को कैसे ढूंढेंगे? तो डेनिस कहता है, इससे मैरिट नहीं मिलेगी, लेकिन सैम की मौत का राज तो जरूर खुल सकता है और हो सकता है वही राज तुम लोगों को मैरिट तक ले जाए। वो कहता है कि अब गॉड हेवन जाकर टेरी से मिलो, क्योंकि उसी ने सैम का बयान लिया था और वो अभी भी वही काम करता है। वो सैम के बारे में सब जानता है, जो चैम्बर में अपने टूटे दांत को उस टूल से निकाल लेती है और दर्द से चीखते हुए अपनी माँ के बारे में सोचने लगती है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर छोटी मैरिट बेड पर सो रही होती है। तभी उसकी माँ लैला अपना कीमती नेकलेस उसके पास छोड़कर घर से चली जाती है। और दोस्तों, हम देख पाते हैं कि ये वही नेकलेस था जो मैरिट ने बाद में पापा के घर से चुराया था और आज तक मैरिट ने उसे कभी गले से नहीं उतारा। यहाँ तक कि उसने चैम्बर में भी उसे पहना हुआ था, क्योंकि ये उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में लौटती है, जहाँ रोज हार्डी के साथ उसके घर पर होती है। अब रोज कहती है कि सैम का ट्रेनर पॉल हमसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि सैम की मौत से 2 दिन पहले पॉल ने उसे कई मैसेजेस किए थे, जिसमें से एक मैसेज में लिखा था कि अब सारे राज बता दो, जबकि बाकी मैसेज में उसने पूछा था कि क्या तुम होटल पहुंच गए, क्या वो अभी भी वही है? अब हार्डी ये सुनकर पूछता है कि ये वो कौन है जिसके बारे में पॉल उससे पूछ रहा था। तो रोज कहती है कि शायद मैरिट होगी, क्योंकि रिकॉर्ड के हिसाब से सैम और मैरिट प्रिंसेस गार्डन होटल में मिलते थे। इसके बाद हार्डी उसे सलाह देता है कि अगर सच्चाई जाननी है तो पॉल से पूछताछ करो। इसके बाद रोज तुरंत पॉल की एकेडमी पहुंचती है और उससे अपने तरीके से पूछताछ करती है। फिर पॉल उसको उस दिन जो हुआ वो बताने लगता है। वो कहता है कि सैम की मौत से 2 दिन पहले मैं और मेरी पत्नी चोल उसके घर पर थे, जहां हम लोग नशे में बातें कर रहे थे। उस दिन सैम ने हमें बताया कि वो एक बुक लिखने वाला है जो उसकी जिंदगी बदल देगी। हालांकि मेरी वाइफ को सैम पसंद नहीं था, इसलिए वो नशे में उसकी बेइज्जती करने लगती है, जिससे नाराज होकर सैम होटल चला जाता है। अब रोज पूछती है, तुम्हारे मैसेज में क्या वो अभी भी वही है? ये तुमने क्यों पूछा था और किसके बारे में? तो पॉल कहता है कि अगर तुम सोच रही हो कि वो मैरिट के लिए था तो तुम गलत हो, क्योंकि ये मैं मेरी पत्नी चोल के बारे में पूछ रहा था, जो सैम से बाद में माफी मांगने होटल गई थी। और ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि सैम का मैरिट नाम की किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं चल रहा था। अगर ऐसा होता तो वो मुझे जरूर बताता। फिर रोज कंफर्म करने के लिए पूछती है, उस रात सैम किस होटल में गया था, उसका नाम बताओ। तो पॉल उसे बताता है कि उस होटल का नाम था स्पिनवे इन। अब ये सुनकर रोज के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स में सैम मैरिट के गायब होने से 2 दिन पहले प्रिंसेस गार्डन होटल में था, जबकि पॉल के मुताबिक वो स्पिनवे इन होटल में था। खैर, अगले सीन में हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो मैरिट से कहती है, आज महीने का आखिरी दिन है, इसलिए कमरे की सफाई करो। और ये सुनकर मैरिट सफाई करना शुरू कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत मशीन से खाना भेजती है। फिर मशीन की आवाज सुनते ही मैरिट उस टूल से उस मशीन के सिस्टम को तोड़ देती है, जिससे उसमें खराबी आ जाती है। ऐसा करके वो फौरन दूर जाकर लेट जाती है और उसके बाद जब बूढ़ी औरत कूड़ा लेने के लिए गेट खोलती है तो मशीन खराब होने की वजह से वो गेट प्रेशर के साथ उसके सिर पर लगता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती है। अब मैरिट मौका देखकर चैम्बर से बाहर निकलती है और उसकी नजर बूढ़ी औरत के फोन पर पड़ती है जो जमीन पर गिरा था। ये देखकर वो फौरन 911 डायल करती है, लेकिन तभी वहां उस बूढ़ी औरत का बेटा आ जाता है, जो मैरिट के ऊपर वार करके उसे बेहोश कर देता है। और इसी के साथ ये 7वां एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब 8वें एपिसोड की शुरुआत उस बूढ़ी औरत के बेटे से होती है और वो अब मैरिट को फिर से चैम्बर में बंद करके उस चैम्बर को लॉक कर देता है। फिर जाते जाते वो बेहोश मैरिट के कान में फुसफुसाता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। इसके बाद वो मैरिट का कीमती नेकलेस उतार कर उसे अपने साथ ले जाता है। अब थोड़ी देर के बाद वो मैरिट की पुरानी रिकॉर्डिंग्स को चेक करने लगता है कि तभी उसकी माँ वहां पर आ जाती है। अब वो बेटा उससे कहता है कि 4 साल हो गए, अब शायद मैरिट को अपने किए पर पछतावा हो गया होगा, इसलिए हमें उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत सख्ती से कहती है कि जब तक वो खुद नहीं समझ लेती कि वो यहाँ क्यों बंद है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब इतने में मैरिट को होश आ जाता है, जो नोटिस करती है कि उसके गले में वो नेकलेस नहीं था। अब वो जमीन पर लेटे लेटे हैरी के बारे में सोचने लगती है, जिसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है।
यहाँ मैरिट हैरी से कह रही होती है कि अब मैं पापा के साथ उस घर में नहीं रह सकती, इसलिए मुझे कुछ पैसों का इंतजाम करना होगा, जिसके बाद मैं यहाँ से निकलकर दूसरी जगह चली जाऊंगी। और वैसे भी 18 साल की होते ही माँ की जायदाद से मुझे ढेर सारा पैसा मिलेगा, जिसके बाद मैं नई जिंदगी शुरू करूंगी। तो हैरी कहता है, अगर पैसे की बात है तो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन मैरिट मना करते हुए कहती है कि तुम्हारे पैसे से कुछ समय ही काम चल पाएगा, लेकिन मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। फिर मैरिट के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है कि मैं अपनी माँ की डायमंड रिंग चुरा लूंगी, क्योंकि पापा उसे खुले बॉक्स में रखते हैं जहाँ से उसे चुराना आसान है। लेकिन साथ में वो ये भी कहती है कि अगर पापा को पता चला तो वो चैन से जीने नहीं देंगे। इस पर हैरी कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हालांकि मैरिट इसके लिए मना करती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसी रात हैरी मैरिट को बिना बताए उसके घर पर चोरी करने चला जाता है। तभी मैरिट घर पहुंचती है तो वहां विलियम खून से लथपथ जमीन पर पड़ा होता है। अब यहाँ हमें पता चल जाता है कि हैरी ने चोरी मैरिट के लिए की थी, ना कि अपने लिए, और ये बात खुद मैरिट भी समझ जाती है। इसके बाद प्रेजेंट में मैरिट सैम से अपनी आखिरी मुलाकात याद करती है, जहां वो कमरे से निकलते वक्त कहती है कि तुम भी हमारे साथ माहौर चल सकते हो, वो भी सुबह 10 बजे शिप से। तो सैम पूछता है, हमसे मतलब और कौन होगा तुम्हारे साथ? तो मैरिट कहती है, मैं और विलियम। अब ये सुनकर सैम चुप रह जाता है, यानी वो विलियम के साथ जाना नहीं चाहता था। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में लौटती है, जहां उस बूढ़ी औरत का बेटा मैरिट को देख रहा होता है। इस वक्त मैरिट अपने नेकलेस के खोने से परेशान होती है, इसीलिए वो उस नेकलेस को वापस कर देता है। फिर बूढ़ी औरत मैरिट से कहती है कि मेरा बेटा सोचता है कि 4 साल में तुम उस इंसान का नाम भूल गई हो जो तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार है, इसलिए अब हम तुम्हें उसका नाम याद दिलाएंगे। इतने में उसका बेटा माइक पर चिल्लाता है कि अगर नाम याद नहीं किया तो हमेशा यहीं बंद रहोगी। ये सुनते ही मैरिट उन सब नामों के बारे में सोचती है जो उसकी जिंदगी में आए थे, पर तभी उस औरत का बेटा फिर से चिल्लाता है, याद करो हम फ्यूनरल पर मिले थे। अब ये सुनते ही मैरिट को सब कुछ याद आ जाता है और वो कहती है कि क्या मैं हैरी की वजह से यहाँ पर बंद हूँ? तो बूढ़ी औरत कहती है कि बिल्कुल सही, आखिर तुम्हें याद आ ही गया। तो चलो अब बताओ कि तुमने हैरी को क्यों मारा? जिस पर मैरिट कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि उसने खुद की जान ली थी, और अगर उस दिन वो मेरे घर पर चोरी करने नहीं जाता तो आज जिंदा होता। फिर वो बूढ़ी औरत कहती है, मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मरा, क्योंकि तुम ही ने उसे चोरी करने भेजा था। यानी जिस बूढ़ी औरत ने मैरिट को किडनैप किया था वो कोई और नहीं बल्कि हैरी की माँ एल्सा थी। यही अंदाजा लगाते ही मैरिट भी उससे पूछती है कि क्या तुम एल्सा हो और वो तुम्हारा दूसरा बेटा यानी हैरी का छोटा भाई लायल है? तो एल्सा कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, और अपने बेटे हैरी की मौत का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हें 4 साल से चैम्बर में बंद करके रखा है। अब दूसरी तरफ कार्ल ऑफिस में बैठकर सैम की सच्चाई खोजने में जुटा होता है, और तभी अचानक उसके दिमाग में एक बात कौंधती है। वो कहता है कि सैम मौत से 2 दिन पहले मैरिट के साथ प्रिंसेस गार्डन होटल में था, लेकिन पॉल के बयान के हिसाब से वो ठीक उसी समय पॉल की वाइफ के साथ स्पिनवे इन होटल में मौजूद था। यानी वो एक वक्त पर 2 जगह था, जो कि नामुमकिन है। ये सुनकर रोज समझ जाती है कि इसका मतलब वो 2 अलग अलग आदमी थे। इसके बाद ये लोग पूरी टीम लेकर गॉड हेवन की ओर निकल पड़ते हैं, क्योंकि सैम वहां लंबा वक्त गुजारा करता था, इसलिए हो ना हो अगला सुराग उन्हें वहीं से मिलने वाला था। इधर एल्सा और मैरिट अब भी एक दूसरे से लड़ रही होती हैं, जहां मैरिट उससे कहती है कि अगर मैंने हैरी को चोरी करने भेजा होता तो मैं उसे ये भी बताती कि घर में विलियम भी है, इसलिए उसे कुछ मत कहना। लेकिन उसने तो विलियम को मार मार कर अधमरा कर दिया, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बेटे की मौत के लिए माफी मांगूंगी तो तुम गलत सोच रही हो, क्योंकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अब ये सुनकर लायल का गुस्सा भड़क जाता है और वो हथौड़ा लेकर चैम्बर की खिड़की तोड़ने लगता है, पर तभी उस खिड़की से मैरिट की नजर उस पर पड़ती है और लायल का चेहरा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि सैम था, जिसे अब तक बाकी सब मरा हुआ समझ रहे थे। अब एल्सा उसे बताती है कि जिसे तुम सैम समझकर प्यार कर रही थी वो असल में हैरी का छोटा भाई लायल था। उसी ने तुम्हें किडनैप करने का पूरा प्लान बनाया था। लायल ही सैम बनकर तुमसे मिलता था ताकि वो तुमसे अपना बदला ले सके, लेकिन एक दिन उसे सच में तुमसे प्यार हो गया, इसलिए उसने मुझसे कहा कि अब मैरिट को छोड़ दो। तो इस तरह से हम लोग समझ पाते हैं कि आखिर नेकलेस को उतारते वक्त लायल ने क्यों कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। अब दूसरी तरफ कार्ल और अक्रम गॉड हेवन पहुंचते हैं, जहां वो टेरी से मिलते हैं, वही जिसने वीडियो में सैम का बयान लिया था। अब कार्ल उससे पूछता है कि सैम की मौत से पहले वो यहाँ बार बार क्यों आता था,
क्या तुम ही उसकी वजह थे या फिर कुछ और? तो टेरी उसे बताता है कि सैम असल में गॉड हेवन के बच्चों पर बुक लिखना चाहता था, लेकिन उसे सिर्फ एक ही बच्चे में दिलचस्पी थी। अब ये सुनकर कार्ल पूछता है कि कहीं तुम उस लड़के की बात तो नहीं कर रहे जिसके बारे में सैम अपना बयान दे रहा था कि वो उसे बहुत परेशान करता है। तो टेरी इस पर हाँ कहता है और बताता है कि वो लड़का हमेशा सैम का पीछा करता था, लेकिन बाद में वो दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। अब कार्ल उससे उसका नाम भी पूछता है, तो उसका पूरा नाम होता है लायल जेनिंग्स। और ये सुनते ही कार्ल और अक्रम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हैरी का पूरा नाम हैरी जेनिंग्स था और अभी तक किसी ने भी उन्हें ये नहीं बताया था कि हैरी का एक भाई भी है। इसके बाद कार्ल टेरी से लायल के बयान की एक वीडियो लेकर हार्डी के घर पर लौट आता है और इसी के साथ ये 8वां एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो चलिए अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अब 9th यानी आखिरी एपिसोड की शुरुआत कार्ल और उसकी टीम से होती है। वो सब लायल के बयान की वीडियो देख रहे होते हैं जो उसने गॉड हेवन में 15 साल की उम्र में दिया था। उस वीडियो में उन्हें साफ पता चलता है कि लायल दिमागी तौर पर ठीक नहीं था, क्योंकि उस वीडियो में टेरी ने उससे पूछा था क्या हैरी अब भी तुम्हारे साथ है, तो लायल ने कहा था हाँ वो हमेशा मेरे साथ रहता है और हम एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जबकि सच्चाई ये थी कि लायल के गॉड हेवन आने से पहले ही हैरी मर चुका था। फिर वीडियो के खत्म होने पर रोज बताती है कि लायल को एनहांस्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, यानी कुछ दिनों में उसके बर्ताव और बोलने का तरीका बदल जाता था। इस बीमारी की वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। फिर रोज आगे कहती है कि इसी छानबीन में मुझे एल जेनिंग्स नाम का शख्स मिला था, पर तब हमें नहीं पता था कि हैरी का कोई भाई भी है, इसलिए मैंने उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन अब मुझे उसके बारे में कुछ पता चला है, और वो ये कि एल जेनिंग्स लॉन्गे में रहता है जो माहौर के बहुत पास है। फिर मुझे उसके मकान मालिक ने बताया कि वो शिप पर काम करता है और ये शिप वही थी जहां से मैरिट गायब हुई थी। इस तरह अब हम समझ पाते हैं कि एल जेनिंग्स ही लायल है, क्योंकि मैरिट की वजह से उसके भाई हैरी की मौत हुई थी, इसलिए बदला लेने के लिए उसने उसे किडनैप किया होगा। खैर, अब अगले सीन में हम लोगन और मोरा को देखते हैं, जहां लोगन उसे बताता है कि एंडरसन और एलन के बीच में कोई कनेक्शन जरूर था, क्योंकि एलन की कोई बेटी नहीं थी, जबकि एंडरसन ने कार्ल को बताया था कि एलन की बेटी का फोन आया था, इसलिए वो उस जगह पर गया था। यानी इसका मतलब साफ था कि एंडरसन सभी से कुछ छुपा रहा था। ये सुनकर मोरा कहती है कि इस केस को जल्दी से सॉल्व करो, वरना इसे मैं कार्ल को सौंप दूंगी। दूसरी तरफ वो कांस्टेबल कनिंगम एल्सा के घर पूछताछ करने पहुंचता है और उससे कहता है कि कुछ दिन पहले तुम्हारे घर से इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल गई थी, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद वो कट गई, तो क्या इस बारे में तुम्हें कुछ पता है? ये सुनकर एल्सा समझ जाती है कि ये कॉल मैरिट ने किया होगा जब वो भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे मना कर देती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। फिर कनिंगम पूछता है कि क्या लायल फिर से लौट आया है और तुम उसे छुपा रही हो? तो एल्सा कहती है कि वो लॉन्गे में किसी लड़की के साथ मजे कर रहा होगा, आखिर वो यहाँ क्यों आएगा? ये सुनकर कनिंगम वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी थोड़ी दूर जाकर वो अपनी कार रोकता है और उसी कॉल की रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें किसी लड़की की चीख थी, जो असल में मैरिट की थी, जब लायल ने उसको फोन लेने से रोककर उस पर हमला किया था। अब वो एल्सा के घर के आसपास की छानबीन शुरू करता है और तभी वो एक बंद पड़ी फैक्ट्री में पहुंचता है। ये फैक्ट्री असल में एल्सा के पति की थी, जो कारोबार ठप होने पर बंद कर दी गई। अब वहाँ कनिंगम को चैम्बर में किसी की आहट सुनाई देती है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसे कैद में मैरिट दिखाई देती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ लायल आ जाता है, जो कनिंगम से हाथापाई शुरू कर देता है। इसी बीच गुस्से में आपा खोकर पास पड़े हथौड़े से वो कनिंगम के सिर पर वार करता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। दूसरी तरफ कार्ल ऑफिस में विलियम से हैरी के बारे में पूछताछ कर रहा होता है, क्योंकि अभी भी उसे यकीन नहीं था कि लायल ने मैरिट को किडनैप किया होगा। इसके लिए वो अब विलियम को लायल की पुरानी फोटो दिखाकर उसकी पुरानी यादें ताजा करने लगता है, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि हैरी मैरिट के घर में चोरी करने आता है, लेकिन विलियम उसे चोर समझकर उसे हॉकी स्टिक से मारता है, जिससे हैरी गिर जाता है। लेकिन तभी पीछे से लायल आता है, जो विलियम पर स्टिक से हमला करके उसे अधमरा कर देता है। अब हैरी विलियम की जान बचाने के लिए अपने भाई लायल के सिर पर लात मारकर उसे बेहोश कर देता है और फिर उसे कार में डालकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में लौटती है,
जहां हम देखते हैं कि विलियम लायल के बारे में सोचकर अजीब हरकतें करने लगता है। तभी अकरम उससे पूछता है कि उस दिन लायल ने ही तुम्हें मारा था ना, और शिप पर भी तुम उसे देखकर डर गए थे, जिस वजह से घबराहट में तुमने मैरिट को थप्पड़ मारा। ये सुनकर विलियम हाँ में सिर हिलाता है और फौरन अपनी ड्राइंग लायल के चेहरे से मिलाने लगता है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि उनकी सोच सही थी। इसका मतलब लायल ने ही मैरिट को शिप से किडनैप किया था। और अब ये पता चलते ही कार्ल और अकरम कार में बैठकर सीधा माहौर के लिए निकल पड़ते हैं। अब दूसरी तरफ लायल अपना सामान पैक करके वहां से भागने की प्लानिंग कर रहा होता है, क्योंकि कांस्टेबल के मरने से वो समझ गया था कि पुलिस अब किसी भी वक्त वहां आ सकती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में सैम का ख्याल आता है, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ असली सैम लायल से बात कर रहा होता है। सैम उससे कहता है कि मैं गॉड हेवन के बच्चों पर बुक लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में लिखूंगा। इसके बाद वो सॉरी फील करते हुए उससे कहता है कि गॉड हेवन में मैंने तुमसे बुरा बर्ताव किया था, इसके लिए माफ कर देना। लेकिन लायल उससे कहता है कि वो सब पुरानी बातें हैं, मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया है। इसके बाद सैम कहता है कि फिलहाल मुझे जाना होगा, अगर कभी मिलना हो तो मेरी एकेडमी आना, मैं वहाँ रॉक क्लाइंबिंग सिखाता हूँ। और ये कहकर वो चला जाता है। फिर कुछ दिन के बाद लायल एकेडमी पहुँचता है, जहाँ वो रॉक क्लाइंबिंग सीखने के बहाने सैम के साथ समय बिताता है, और आखिर में मौका मिलते ही जानबूझकर सैम को पहाड़ से धक्का देकर उसे मार देता है, ताकि खुद सैम बनकर वो रिपोर्टर बन जाए और मैरिट से मिल सके। इसका मतलब जो लोग असली सैम से मिले थे वो लोग पुलिस को असली सैम के बारे में बता रहे थे, जबकि इनडायरेक्टली पुलिस वाले उनसे लायल के बारे में पूछ रहे थे, जो कि उन्हें खुद भी नहीं पता था। यानी एक होटल में असली सैम अपनी एकेडमी ओनर की वाइफ के साथ मौजूद था, जैसा कि उसने बताया था, जबकि नकली सैम यानी लायल मैरिट के साथ दूसरे होटल में मौजूद था। खैर, अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां एल्सा और लायल दोनों माँ बेटे सब बंद करके वहां से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसी बीच एल्सा चेंबर का तापमान बढ़ा देती है ताकि दम घुटने से मैरिट मारी जाए। और फिर जाते वक्त लायल मैरिट से कहता है कि मेरा भाई बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी जान तुम्हारी वजह से गई। और तुम्हें जाते जाते एक बात बता दूं कि उस दिन विलियम को हैरी ने नहीं बल्कि मैंने मारा था। वो तो उल्टा उसे बचा रहा था, जिसकी वजह से उसने मुझे भी मारा था। अब ये सुनकर मैरिट को जबरदस्त झटका लगता है, क्योंकि उसकी नजर में विलियम की इस हालत का दोषी हैरी था। इस तरह अब मैरिट समझ जाती है कि क्यों हैरी को इतना गिल्ट था कि उसे अपनी जान लेनी पड़ी। अब दूसरी तरफ हार्डी और रोज लायल की केस की फाइल पढ़ रहे होते हैं, जिसमें लिखा था कि लायल बचपन से ही दिमागी तौर पर ठीक नहीं था, लेकिन हैरी की मौत के बाद उसकी हालत और बिगड़ गई और तभी से वो शहर वालों को भी परेशान करने लगा। और इसी बीच उसकी माँ एल्सा भी तंग आकर उसे चैम्बर में बंद कर देती थी। फिर हम कार्ल और अकरम को देखते हैं, जो अब एल्सा के घर पहुंचते हैं। इस वक्त वो घर खाली होता है, लेकिन तभी उनके पास रोज का फोन आता है। फिर रोज उन्हें बताती है कि अभी हमने लायल की फाइल को पढ़ा, जिसमें लिखा था कि उसने एक बार 14 साल के बच्चे को चैम्बर में बंद किया था और वो चैम्बर का प्रेशर बढ़ाकर देखना चाहता था कि उस बच्चे की जान जाएगी या नहीं। इसलिए शायद उसने मैरिट को भी उसी चैम्बर में बंद किया हो, इसलिए उसे फौरन ढूंढो। तो ये सुनते ही कार्ल और अकरम वो चैम्बर ढूंढने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें कनिंगम की कार दिख जाती है, जिसके अंदर वो मरा हुआ पड़ा था। ये देखकर कार्ल समझ जाता है कि ये सब लायल का काम है। फिर वो दोनों सावधानी से मैरिट को ढूंढते हैं ताकि लायल को इसकी खबर ना लगे। इसी बीच उन्हें वो चैम्बर मिलता है जिसमें मैरिट बेहोश पड़ी होती है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि इतनी मेहनत के बाद मैरिट मिल गई। इसके बाद कार्ल कंट्रोल रूम की ओर भागता है, वो भी उस चैम्बर का प्रेशर कम करने के लिए। लेकिन यहाँ वो समझ नहीं पाता कि प्रेशर को कम कैसे किया जाए। पर तभी उसे हार्डी का फोन आता है, जो पूछता है कि क्या हुआ, मैरिट मिली या नहीं। फिर कार्ल के सब कुछ बताने के बाद हार्डी उससे कहता है कि गलती से भी कुछ मत छूना, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ हुई तो प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे मैरिट का शरीर किसी बॉम्ब की तरह फट जाएगा। पर कार्ल पूछता है तो फिर क्या करें, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो वैसे भी अंदर कुछ ही मिनट्स में मारी जाएगी। इसके बाद हार्डी उसे गाइड करता है और प्रेशर कम करने को कहता है। वो बताता है कि पुलिस आएगी तो वो लोग दूसरे चैम्बर में डालेंगे, जिसके बाद वो हॉस्पिटल चली जाएगी। इस तरह अब कार्ल प्रेशर कम करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ लायल आ जाता है, जो अपना कोई सामान वहाँ भूल गया था। अब वो उन दोनों को वहाँ देख लेता है और फौरन अकरम पर गोली चला देता है। लेकिन इसी बीच कार्ल अकरम को बचाने के लिए उस गोली के सामने आ जाता है, जिसके बाद वो गोली उसके कंधे पर लग जाती है। अब देखते ही देखते वो दोनों गिर पड़ते हैं, जिसके बाद लायल गोलियां चलाने वाला होता है। पर तभी चैम्बर में मैरिट चीखती है
जिससे लायल का ध्यान भटक जाता है और इतने में अकरम मौका देखकर उसके गले पर चाकू मार देता है और फौरन उसकी बंदूक को छीनकर गोली चला देता है, जिससे लायल मौके पर ही मारा जाता है। अब कार्ल सही सलामत होता है, हालांकि गोली अभी भी उसके कंधे में होती है। फिर अकरम और पुलिस वाले चैम्बर में घुसकर मैरिट को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर से मोरा भी वहां आ जाती है। इसके बाद वो लोग मैरिट को हॉस्पिटल भिजवाते हैं, जबकि दूसरी तरफ विल्सन और क्लार्क एल्सा को पकड़ लेते हैं, जो वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। पर एल्सा इतने में खुद को गोली मार लेती है, क्योंकि अब उसके पास भी जीने की कोई वजह नहीं थी और ऊपर से अब उसका परिवार भी खत्म हो चुका था। तो ऐसे में पुलिस की प्रताड़ना झेलने से अच्छा उसे मर जाना लगा। खैर, अब इस घटना को 3 महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद मैरिट मोरा से आकर बात करती है और उसके डिपार्टमेंट और कार्ल का शुक्रिया अदा करके वापस अपने पापा जेमी के घर लौट जाती है। इधर कार्ल अब स्टीफन के ऑफिस में होता है, जहां स्टीफन को मैरिट की खबर मिलती है कि वो वापस आ चुकी है। ये सुनकर उसे झटका लगता है और वो समझ जाता है कि कार्ल अब उसे कोर्ट में जरूर घसीटेगा। लेकिन यहाँ कार्ल उससे कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि तुमने वो सब अपनी बेटी को बचाने के लिए किया था। शायद मैं होता तो मैं भी यही करता, या तो मरता या मारता। तभी स्टीफन पूछता है कि बताओ तुम्हें बदले में क्या चाहिए। तो कार्ल कहता है कि मेरा बस एक काम करो, तुम अकरम को जानते हो ना, बस उसका प्रमोशन करवा दो और उसे डिटेक्टिव बना दो। ये सुनकर स्टीफन कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कार्ल उन पुराने केसेस में से फिर से एक नए केस को सॉल्व करने के लिए चुनता है और इसी के साथ ये जबरदस्त सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। अब दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैरिट का केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन कार्ल का केस, जिसमें कार्ल हार्डी और एंडरसन पर गोली चलाई गई थी, वो केस अभी भी पेंडिंग था, यानी लोगन उसे सॉल्व नहीं कर पाया था। तो इसका मतलब है कि इस सीरीज के 2nd सीजन में वो दूसरे नए केस के साथ साथ खुद अपने केस को भी सॉल्व करेगा, क्योंकि मोरा ने भी लोगन से कहा था कि जल्दी से इस केस को सॉल्व करो, नहीं तो मैं इस केस को कार्ल को दे दूंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि हम कार्ल और उसकी टीम को वापस से 2 केसेस पर एक साथ काम करते हुए देख पाएंगे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। लेकिन दोस्तों, इस काम में बहुत मेहनत लगती है, जिसके बदले में मुझे बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही सीरीज में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।